माई चैनल सुदामा जी क्रिएशन। मैं अनुमेहा तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में बाल झड़ना काफ़ी आम हो गया है। गंजेपन की इस समस्या का सामना महिलाओं और पुरुष दोनों को करना पड़ रहा है। गंजेपन की समस्या की वजह से अक्सर लोग जवानी में ही बूढ़े लगने लगते हैं। हमारे पास कई सारे मेल आए हैं हेयर ट्रांसप्लांट पर वीडियोस बनाने का। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी ट्रेंड पर चल रहा है, इसलिए हमारे पास कई सारी क्वेरीज आई हैं कि ये क्या प्रोसेस होता है, क्या ये हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अच्छे से जानेंगे। गंजेपन की समस्या कई बार आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है या फिर आपके जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकती है। गंजेपन से छुटकारा पाने के लिए आजकल मार्केट में कई सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है हेयर ट्रांसप्लांट। बीते कुछ सालों में गंजेपन की समस्या से परेशान हुए लोग हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा ले रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बाल आपके साइड में या पीछे से घने बाल होते हैं उनको उस जगह प्लांट किया जाता है जहां आपके बाल नहीं हैं। पूरे प्रोसेस में कई हफ्तों का समय लगता है। अब हम जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट आखिर होता क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लास्टिक सर्जन्स या डर्मेटोलॉजिकल सर्जन्स बालों को उस हिस्से में ट्रांसप्लांट करते हैं जहां पर गंजापन पाया जाता है। सर्जन आमतौर पर बालों को किनारे या पीछे से लेकर सर के ऊपर या आगे ट्रांसप्लांट करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है और ये प्रोसेस एक मेडिकल ऑफिस में किया जाता है। अब हम जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसेस होता है। पहला, व्यक्ति के बालों की हिस्ट्री की स्टडी करी जाती है। बाल क्यों गायब हैं ये भी स्टडी करा जाता है। दूसरा, गंजेपन के एरिया को डिफाइन किया जाता है। तीसरा, डोनर एरिया यानी कि जहां से बाल लेने वाले हैं उस एरिया को भी डिफाइन किया जाता है। चौथा, सर्जरी के तहत डोनर एरिया से बालों की एक लंबी स्ट्रिप निकाल ली जाती है। पांचवा, गंजेपन वाले एरिया पर उस बालों की स्ट्रिप को स्टिचेस के थ्रू प्लांट कर दिया जाता है। छठा, इम्प्लांट वाले एरिया की ड्रेसिंग कर दी जाती है जिसको एक दिन बाद फिर खोला जाता है। डोनर एरिया में अक्सर जो स्टिचेस यूज़ होते हैं वो एब्जॉर्बेबल होते हैं, यानी कि अपने आप घुल जाते हैं, जो अपने आप ही कुछ दिनों में गायब हो जाते हैं। ठीक, अब जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कितने टाइप के होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसीजर दो टाइप का होता है। पहला, माइक्रोग्राफ्ट, दूसरा स्लिट ग्राफ्ट, है ना। स्लिट ग्राफ्ट प्रोसीजर में कम से कम 10 से 15 बाल को इम्प्लांट किया जाता है। वहीं माइक्रोग्राफ्ट प्रोसीजर में 4 से 5 बालों का इम्प्लांट किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इनकी बात सुन लें। हम अपने चैनल का कंटेंट कई जगह से ढूंढ कर लाते हैं और आपको आसान भाषा में समझाते हैं। आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल के बारे में दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरे भी हमारे चैनल का लाभ उठा सकें। अब हम जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराते वक्त क्या क्या सावधानी हमें याद रखनी चाहिए। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के पेशेंट्स को ये हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसीजर में एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है। एनेस्थीसिया देना खतरनाक हो सकता है। दूसरा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के मरीजों को भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हेयर ग्राफ्टिंग के टाइम आने वाली चैलेंजेस उन लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। इस प्रोसेस में 6 से 7 घंटे के लिए पेशेंट को बेहोश किया जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों की जान पर भी आ सकती है। तीसरा, एलर्जी की दवा लेने वाले मरीजों को भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान एनेस्थीसिया के साथ साथ कई ऐसी दवाइयाँ भी दी जाती हैं जो जख्म सुखाने का काम करती हैं और ये दवाइयाँ एलर्जी से पीड़ित मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। चौथा, ऐसे रोगी जिनके हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ है या अन्य कोई आर्टिफिशियल उपकरण लगा हुआ है, उनको भी हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान दिए गए एनेस्थीसिया या ग्राफ्टिंग के प्रोसीजर हृदय रोगियों के लिए खतरनाक हो सकती है। पांचवा, अनएक्सपीरियंस डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कभी नहीं कराना चाहिए,
ध्यान रखें, हेयर ट्रांसप्लांट करने वाला सर्जन 3 साल के एक्सपीरियंस्ड हो और वो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हो। छठा, जिस अस्पताल में आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं वहाँ के डॉक्टर और स्टाफ के बारे में जान लें। कहीं उस हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट है या नहीं, या जहाँ पे भी आपकी सर्जरी हो रही है उस ओटी में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं या नहीं। कुछ जानकारों को कहना है कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर काफ़ी आसान है, लेकिन इसको करने वाला व्यक्ति एक्सपीरियंस नहीं है तो ये प्रोसेस आपके जानलेवा भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के दौरान किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हल्के होते हैं और कुछ हफ्तों में ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। इसमें शामिल है ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, स्कैल्प में सूजन, आँखों के नीचे नीला पड़ जाना, सिर के उस हिस्से में पपड़ी बन जाना जहाँ से बालों को निकाला गया है या फिर जहाँ पे इम्प्लांट किया गया है, ट्रांसप्लांट वाले एरिया का सुन्न पड़ जाना, खुजली होना, हेयर फॉलिकल्स में सूजन या इन्फेक्शन हो जाना। लेकिन ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हफ्तों में ठीक भी हो जाते हैं। हम कुछ ऐसी बुरी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हम लोगों ने सुनी है। जामिया में रहने वाले अतहर रशीद ने अपना जब हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो उसके कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। रोहिणी के एक सैलून में अतहर ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उनका परिवार अब मुआवजे की बात कर रहा है। अतहर ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी मृत्यु हो सकती है। इस केस के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की दखल के बाद हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए कुछ नई एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाला डॉक्टर स्पेशलिस्ट होना चाहिए और उसका जो स्टाफ हो वो भी मेडिकल बैकग्राउंड का होना चाहिए। साथ ही एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जिस सेटअप में हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर हो वो एक अस्पताल से जुड़ा होना चाहिए, जहां आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध हो, ताकि अगर इस प्रोसेस में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो उस पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा सके। इसके साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले व्यक्ति को इस प्रोसीजर के बारे में पूरी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो किसी प्लास्टिक सर्जन से या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें कि ये प्रोसेस आपके लिए ठीक है या नहीं, और इस प्रोसेस को कराने में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो भी जान लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। धन्यवाद।